अच्छा, तो मैं थोड़ा सा ना फाइलिंग को क्लोज करना है, तो सबसे पहले मैं फाइलिंग की लास्ट थोड़ी सी चीज़ें बता देंगे। हाँ, यहाँ से बनाते थे हम डाटा डॉट टी एक्स करके फाइल। ठीक है, कोई भी फाइल बना सकते हैं, वो उसकी डायरेक्टरी में बनेगी। सही है। अच्छा, मैं हैश इंक्लूड आई कुछ ऐसा भी बताऊंगा, शायद चीज़ें ना पता। यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी इंट में सिस्टम बॉस रिटर्न 0, और यहाँ मैं मतलब फाइल लिख के दूँ एफ स्ट्रीम स्ट्रीम रीड। मैंने बताया था यहाँ फाइल का नाम लिखना पड़ता है। अच्छा, मेरे पास एक सीन है कि मतलब ये मुझे चीज़ पता है बट मैंने कभी ट्राई नहीं की, तो मैं वो ट्राई करने लगा। यहाँ मैं लिखता हूँ डेस्कटॉप पे मैंने फ़ाइल बनाई है, एक इसका नाम रख देता हूँ डेस्कटॉप फाइल। ठीक है, इसको करता हूँ कॉपी, और इसकी जो डायरेक्टरी है ना, क्या है, हाँ ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा डेस्कटॉप फाइल डॉट टी एक्स टी। एक सेकेंड, ठीक है, ये मैंने कभी ट्राई नहीं की बट मुझे पता है ये होती है चीज़। ठीक है, आई गेस ये वाले ब्रैकेट्स नहीं डलते हैं, शायद ऑपोजिट साइड वाले डलते हैं। ये डलते हैं इसके अंदर, हाँ ये। ठीक है, तो इफ रीड डॉट इज ओपन, एक दफ़ा मैं बताता हूँ ये रीड डॉट इज ओपन क्या करता है, वैसे तो पता होगा बट स्टिल सी आउट ओपन। ठीक है, अगर मैंने डेस्कटॉप से फाइल उठानी है, यस, तो ये फाइल को ओपन कर रहा है। इसका मतलब ये, अच्छा जब डायरेक्टरी होती है ना, आप अगर सपोज चाहते हो कि आपकी जहाँ आपका प्रोजेक्ट फोल्डर बना है वहाँ की टेक्स्ट फाइल को नहीं उठाना, तो आप इस तरह भी उसका एड्रेस दे सकते हो। हमारी वैसे जो डायरेक्टरी होती है, देखो उसमें ये वाली स्लैश होती है, लेकिन हम इस स्लैश को उल्टा करके लिखते हैं। ठीक है, जब हमने यहाँ लिखना हो तो ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया था, मैंने कहा ट्राई कर लेते हैं। तो ये डेस्कटॉप से उठाने के लिए, बट अभी मैं डायरेक्टरी पे ही काम करूँगा, तो मैं करता हूँ ये डाटा डॉट टेक्स्ट इधर पे काम करता हूँ। ठीक है, अब सीन ये है, सपोज ये एक टेक्स्ट फाइल है, मैं चाहता हूँ कि यार ये मुझे पता लगे कि ये पढ़ी भी हुई है नहीं, क्योंकि अगर हम गलत नाम लिख देते हैं, सपोज हम ये 5 नाम लिख देते, ठीक है, हमें नहीं पता लगता कि वो फाइल ओपन हुई थी या नहीं हुई थी, है ना। तो उस चीज़ के लिए एक फंक्शन यूज़ होता है फाइलिंग का, इफ इज वेरिएबल का नाम लिख के, वेरिएबल का नाम रीड है, इज अंडरस्कोर ओपन, क्योंकि ये फंक्शन है तो ये राउंड ब्रैकेट्स चलेंगे। देखो हर फंक्शन में, मेन के फंक्शन में भी ये चीज़ डलती है राउंड ब्रैकेट्स, तो यहाँ आता है। मैं कह दूंगा एल्स में सी आउट फाइल नॉट ओपन। ठीक है, ये आपको हमेशा लिखना चाहिए। इससे ये होता है गलती से आप सपोज यहाँ गलत नाम दे देते हैं, या आपने फाइल जो बनाई है इधर गलत नाम दे देते हैं। ठीक है, एपिक पेन खोल लो ताकि लॉगिटेक ठीक है। अहमद, वैसे वो तुम्हें पता लग गया कि मैंने डायरेक्टरी वाला क्या बताया? तुम आए हुए थे अभी कुछ सेकंड पहले, दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर वो है। जल्दी बता, जल्दी 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 रिपीट कर दूँ या नहीं? अच्छा, फाइल डायरेक्टरी, सपोज ही मैंने डेस्कटॉप पे टेक्स्ट फाइल बनाई है, डेस्कटॉप पे टेक्स्ट फाइल बनाई है, देखो। तो अगर इसको ओपन करना मैं किस तरह करूँगा, उसमें सीन ही होता है, ये जो ये फाइल का ये इसका मतलब ये है कि जहाँ आपका प्रोजेक्ट फोल्डर बना है उसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ ये वाली उल्टी स्लैश डाल, देखो वैसे डायरेक्टरी में ये वाली स्लैश होती है, बट कोड में ना ये उल्टी स्लैश डाल के मुझे लिखना है डेस्कटॉप फाइल डॉट टी एक्स टी। मैं ये लिखूंगा ना, तो ये डेस्कटॉप से उसे रीड कर लेगा। ज़रूरी नहीं होता आप अपनी फाइल प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में फाइल बनाओ। ठीक है, आप ये इस तरह डायरेक्टरी पूरी की पूरी लिख सकते होते और वो उसको उठा लेगा। ठीक है, फाइल को पे ओपन कर लेगा। अब ये डाटा डॉट टेक्स्ट मैंने फाइल बनाई है, मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो
एक सेकेंड, मैं काम कर रहा हूँ, मैंने गलती से यहाँ गलत नाम यहाँ लिख दिया, या फिर मैंने टेक्स्ट फाइल गलत बनाई और मैं एज्यूम कर रहा हूँ। जल्दी 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 कुछ आवाज अभी आ रही है आवाज? तो ये वैसे पिछले, हाँ, तो अगर सपोज मैंने यहाँ गलत नाम लिख दिया, ठीक है, तो मुझे नहीं पता लगेगा अगर ये मैंने ये इफ की कंडीशन नहीं डाली ना, इस फंक्शन को यूज नहीं किया, रीड वेरिएबल का नाम लिखे डॉट इज ओपन और ये राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, तो मुझे नहीं पता लगेगा फाइल, मतलब इस तरह मुझे पता लग रहा है, अगर मैं ये नहीं डालूंगा तो मुझे पता नहीं लगेगा कि फाइल ओपन नहीं हुई थी। मैं अपना सारा कोड लिख लूंगा, बाद में मुझे पता लगेगा अच्छा तो फाइल तो ओपन ही नहीं हुई थी। सही है, तो मुझे ये इस फंक्शन इस तरह ये इफ कंडीशन को लिखना जरूरी है, और सारा कोड मैं इफ कंडीशन के अंदर लिखूंगा, वरना कभी कभार यही होता है कि आप फाइल का नाम गलत लिख देते हो और आपकी फाइल ओपन ही नहीं है तो आप काम कर रहे थे। रीड डॉट इज ओपन, सॉरी रीड डॉट क्लोज, एक सेकंड में बता देता हूँ, आप एक दफ़ा बता यार, सिंपल बात ये, सपोज ये फाइल डाटा डॉट टी एक्स टी कहाँ पड़ी होनी चाहिए, जहाँ आपका प्रोजेक्ट फोल्डर पड़ा हुआ है ना, उसके अंदर पड़ी होनी चाहिए, ये डाटा डॉट एक्स उसी के अंदर पड़ी है, बट मैं चाहता हूँ कि यार मैं डेस्कटॉप से फाइल उठाऊँ, ये डेस्कटॉप पे फाइल है ना, इसको उठाऊँ, ये कहीं भी फाइल पड़ी उसको उठाऊँ, इसके मैं प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ये डायरेक्टरी को कॉपी करूँगा, ठीक है, तो यहाँ मैं ये पेस्ट कर दूंगा डायरेक्टरी, ठीक है, बट ये जो बैक स्लैश इस तरह लगी है ना, मैं इस इसको उल्टी कर दूंगा, ठीक है, उल्टी करके फाइल का नाम क्या था, डेस्कटॉप फाइल डॉट टी एक्स टी, ठीक है, तो इस तरह भी मैं फाइल को ओपन कर सकता होता हूँ। अगर मैं डेस्कटॉप पे फाइल बनानी है तो मैं इस तरह फाइल बना भी सकता होता हूँ डेस्कटॉप पे, तो ये तरीका होता है कि आप कहीं से भी आप फाइल को ना बना या ओपन कर सकते हो, तो ज़रूरी नहीं आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में बनाओ, तो ये तरीका है। रॉन्ग नेम फाइल का लिख दें और उसका नाम की कोई फाइल पड़ी हो तो कैसे पता लगेगा चलेगा? अब मैं वही करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ, इस फाइल को गलत नाम दे देता हूँ, ठीक है, रीड है ना, रीड में क्या होता है, इसका मतलब फाइल पड़ी हुई है तो हमने उसको ओपन करना है। अब ये फाइल जब नहीं ढूंढ पाएगा ना, तो यहाँ ये फॉल्स रिटर्न करेगा इफ कंडीशन में, ठीक है, फंक्शन बूल रिटर्न करता है, तो ये एल्स की कंडीशन रन कर लेगा, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। यार वो रीस्टार्ट कर लो, मैं दोबारा से स्ट्रीम ऑन कर देता हूँ, कहते हो तुम्हारे नेट का इश्यू आ रहा है, वो स्ट्रीम देख लेना ना बाद में यूट्यूब पे। तो फाइल को मैंने कहा था रीड को सॉरी फाइल को क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, वैसे अभी जो हमने जितने वेरिएबल्स बनाए थे उसमें हम कहीं इस तरह की चीज़ नहीं करते, तो ये एक नई चीज़ है फाइलिंग में। आप जब भी फाइल का वेरिएबल बनाओ एंड पे उसे क्लोज करो, और सीन ये क्लोज करके, सपोज ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ लिखी है मैंने, किए 2 कैरेक्टर्स रीड, ठीक है, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ, फिर से वही दोबारा से ओपन करता हूँ, सपोज मैं इसी फाइल को दोबारा से ओपन करता हूँ, ठीक है, मैंने अच्छा ये दोबारा से ये पूरा सिंटेक्स नहीं लिखना, दोबारा से डिक्लेयर नहीं करना, ठीक है, एक दफ़ा डिक्लेयर हो चुका है रीड का वेरिएबल, तो हम इसको दोबारा से टेक्स्ट फाइल को ओपन कर सकते हैं, ठीक है, टेस्ट डॉट टी एक्स टी मैंने ओपन किया, तो रीडिंग पॉइंटर अगर मेरा डी के आगे था ना, दोबारा से रीसेट हो जाएगा, एफ पे आ जाएगा, ये हमने बात ज़रूर ये जहन में रखनी है। अगर आपने सपोज ऐसा काम करना है कि आपको दोबारा से काउंट करना पड़ना है, फाइल में कुछ दोबारा से रीड करवाना पड़ना है, कोई ऐसा लॉजिक लग रहा है, तो आप फाइल को, मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा ना फाइलिंग के दोबारा से और ज़्यादा, तो उसमें ये होगा कि हम फाइल को बार बार मल्टीपल टाइम्स रीड करके सोल्यूशन निकलता होगा, तो हमें बार बार क्लोज करके दोबारा से फाइल को ओपन करना पड़ेगा ताकि रीडिंग पॉइंटर दोबारा पीछे चला जाए। सही है, तो क्लोज का मकसद ये होता है, और वैसे भी प्रोग्राम से पहले एंड पे हमें क्लोज करना ज़रूरी है, वरना मार्क्स करते हैं, आपके टीचर्स मार्क्स काटेंगे। अब दूसरी चीज़ ये है, एक फंक्शन तो ये था इज ओपन का, दूसरा फंक्शन क्या, मैंने कहा था यार एक ही फाइल हम सपोज एक ही काम बार बार कर रहे हैं, ठीक है, ये ठीक है, अब ये इतनी दफ़ा हो रहा है, मैं एक दफ़ा गेट लाइन करूँगा फिर रीड करूँगा, गेट लाइन करूँगा फिर रीड करूँगा, गेट लाइन करूँगा, इतनी ज़्यादा लाइन्स लिख तो नहीं सकता ना, अभी तो यहाँ ये नज़र आ रही, अगर सपोज 1000 लाइनें, तो मुझे कोई ऐसी कंडीशन देनी पड़ेगी कि जब तक ये एंड ऑफ फाइल पे ना पहुँच जाए। मैंने कहा है कि हर लाइन के एंड पे यहाँ पड़ा होता है, ये एंड लाइन पड़ी होती है ना, तो हर लाइन के फाइल के एंड पे एंड ऑफ फाइल भी पड़ी होती है, यहाँ एंड ऑफ फाइल पड़ी होती है, ठीक है, मतलब मैं एक लूप लगाता हूँ वाइल रीड डॉट एंड ऑफ फाइल। अगर मैं ये लिखता हूँ इसका क्या मतलब है,
कि लूप के अंदर तभी घुसो जब सॉरी लूप खत्म तभी हो जब एंड ऑफ फाइल, एक सेकंड, इसका मतलब होगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ रही ना तब तक लूप को रीड करो, ठीक है। अगर हम एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं डालते इसका मतलब ये है कि लूप को तभी रीड करो जब एंड ऑफ फाइल आए, ठीक है। अगर हम ये एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं डालते, यहां पहुंचे हैं, एंड ऑफ फाइल तो आई नहीं, सही है, तो वो लूप के अंदर ही नहीं घुसेगा, फॉल्स हो जाएगी। तो इसके साथ ना एक्सक्लेमेशन डालना जरूरी है। इसका मतलब जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ रही तब तक ये चलाओ। करो, लिखो, कुछ लिख रहे थे तुम, कोई लिख रहा था वैसे आई गेस, तो हाँ माइक भी यूज कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है वैसे उसमें। अच्छा ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर मैंने सेम काम करना है, बार बार करना है, बार बार करना है, तो मैं ऐसा कंडीशन वाइल की लगा देता हूँ यार जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आ रही तब तक ये लूप के अंदर फंसा रहे। और लूप के अंदर क्या करे, मैं बाहर एक करैक्टर एरिया बना दूँ क्योंकि मैंने कहा था डाटा उसमें डालना पड़ता है, ठीक है, टेक्स्ट के नाम से, ठीक है। इसकी बस ठीक है, टेक्स्ट के नाम से बनाया। अब इसी चीज़ को मैं कहता हूँ यार एक लाइन रीड के 2 लाइन रीड करें, तो मैं पहले टेक्स्ट पे रीड करूँगा, रीड टेक्स्ट। ये क्या करेगा, हाँ ये फाइल से उठा के टेक्स्ट में डाटा डाल रहा है, ठीक है, फाइल से उठा के टेक्स्ट में डाटा डाल रहा है। अब इसी टेक्स्ट में आ गए, मैं कंसोल पे प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, पहली दफ़ा इटरेशन में क्या होगा, यहाँ तक रीडिंग पॉइंटर गया, सॉरी आगे रीडिंग पॉइंटर आगे फेंकता है, एंड लाइन, सॉरी ये रीड है, मैंने गेट लाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, नॉर्मल किया, गेट लाइन का भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें बहुत चीज़ होती है। यहाँ तक रीड किया, उसने क्या किया, यहाँ तक रीड करने के बाद उसने दोबारा ये कंसोल पे प्रिंट करा दिया, ये साथ ही कंसोल पे प्रिंट हो गया, जो भी चीज़ थी कंसोल में प्रिंट होगी। वाइल लूप की अगली कंडीशन चली, दोबारा से उसने यहाँ तक रीड किया, उसने कंसोल में प्रिंट कराया, दोबारा से यहाँ तक रीड किया, दोबारा कंसोल में प्रिंट कराया, दोबारा से यहाँ रीड किया, दोबारा कंसोल में प्रिंट कराया, ठीक है। तो जब तक ये तब तक करता रहेगा जब तक उससे एंड ऑफ फाइल नहीं मिलेगा। जब ये एंड ऑफ फाइल पे पहुंचा है ना, वाइल की कंडीशन चेक होगी कि यार एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गए, जैसे ही पहुंचा है तो ये कंडीशन से बाहर आ जाएगा, सही है। तो ये सीन ये हो रहा होगा कि अब जब इसको करते हैं पूरा का पूरा ये आ रहा है, ठीक है। एक वाइल लूप की कंडीशन ऐसी है कि आप ये चीज करते रहो, ठीक है। दूसरा में एक और भी चीज कर सकते हैं, ये जो जितने भी इफ कंडीशंस है ना, ये यहां हम कोई भी बूल की मतलब हम ऐसी सीएन भी करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपने शायद आपको ये चीज़ पता हो या ना पता हो तो हम इस तरह भी करा सकते हैं। देखो इफ़ की कंडीशन में सॉरी सीएन करके टेक्स्ट, हाँ मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिल जाता है, मिल जाएगा इसका, ठीक है। हम इस तरह भी करा सकते हैं। अब सपोज हम एक इंटीजर में अगर इफ कंडीशन के अंदर सीएन कराएं, ठीक है, इफ कंडीशन में हम एक इंटीजर को करा रहे हैं, ये देखो एक्स, ठीक है, ये एक्स है, हम एक्स में इसमें एक्स कराते हैं, किसी को बताइए क्या होगा, ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, ठीक है, वो नहीं इनपुट ले पाएगा। तो अगर इस केस में अगर इफ कंडीशन के अंदर हम सीन कराते हैं तो उसका फायदा ये होता है कि हम यहाँ कर देते हैं सेमी कॉलन, एल्स में सी आउट करेंगे इनपुट फेल्ड, ठीक है, तो वो एल्स की कंडीशन रन करेगा इसमें, ठीक है। वो कहेगा यार ये इंटीजर का वेरिएबल था एक्स, उसमें हमने करैक्टर रीड करवा दिए, ठीक है। जब हम करैक्टर को रीड करवाएंगे तो वो एल्स की कंडीशन रन कर पड़ेगा। तो ये इफ की कंडीशन के अंदर जो भी ना, हम कुछ भी काम करा सकते हैं, सीन भी करा सकते हैं, कोई फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, कोई वैसे नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह यही चीज़ को, ये आईटीसी का लॉजिक है, बट इसी चीज़ को हम यहाँ करते हैं अप्लाई। मैं बजाय एंड ऑफ फाइल का लिखूँ, मैं कहता हूँ यार मैं डायरेक्ट यहाँ रीड करा लेता हूँ, ठीक है। अगर रीड सक्सेसफुल होगा, रीड सक्सेसफुल कहाँ नहीं होगा, सिर्फ ये एंड पे, जब यहाँ वाली कंडीशन है ना एंड ऑफ फाइल वाली, इसमें रीड सक्सेसफुल नहीं होगा क्योंकि वो एंड ऑफ फाइल पे पहुंच गया होगा, ठीक है। जब तक रीड सक्सेसफुल है तो वो रीड कराएगा। अब ये दोबारा रीड की लिखने की कंडीशन ज़रूरत है, अगर ये लिखेंगे तो क्या होगा, एक दफ़ा देखते हैं। ये देखो ये सेकेंड वाली आई चीज़, ठीक है, फिर ये स्किप होगी, फिर ये आई, फिर ये स्किप होगी, ये आई, फिर ये स्किप होगी, ये आई, 1 2 3 4 4 दफ़ा है। इसका मतलब ये कि जब मैंने एक दफ़ा उसके अंदर रीड करें, उसके टेक्स्ट के अंदर चला गया, तो मुझे दोबारा रीड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, ठीक है।
ये सारा का सारा वैसा ही रिजल्ट आ जाएगा। एक और चीज़ है यार, गेट लाइन भी तो है ना, गेट लाइन हम कहेंगे यार गेट लाइन इसके अंदर लिख सकते हैं, गेट लाइन भी तो एक फंक्शन बेसिकली है, ठीक है। तो हाँ, गेट लाइन का भी कर सकते हैं, सॉरी रीड डॉट गेट लाइन, ठीक है। आगे मैं किस में डालना है, रीड टेक्स्ट में डालना है, 100 डालना है, ठीक है। आगे आप इसको ये कॉमा में टारगेट भी लिख सकते होते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ये मर्जी है आपकी। तो अगर मैं इस तरह करता हूँ, क्या ये रन करेगा? हाँ, ये भी रन करेगा, ये भी उसी तरह आ जाएगा। इफ कंडीशन वाला कौन सा पोर्शन, मतलब कि जो मैंने पहले आईटीसी वाला लॉजिक बताया था वो, कि आईटीसी में हमने क्या पढ़ा था? यार आईटीसी में ये सीन था कि देखो एक इंटीजर वेरिएबल है एक्स, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू 0। अब मैं सीन करके लेता हूँ एक्स में एक्स, ठीक है, ये सीन ले रहा हूँ, ठीक है। मैं सिस्टम पॉज लगा रहा हूँ ताकि बिल्कुल इसको सेपरेट रखूँ, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये इंटीजर का वेरिएबल है, मैंने गलती से करेक्टर पुट कर दिया। ओए एक सेकेंड ये कंपाइलर्स में ना कभी कभी आता है, एक सेकेंड सी आउट करता हूँ। ये इनफाइनाइट करना चाहिए तो सही, ये बी ये एक्चुअली में ना इनफाइनाइट रन करता है, बट ये कभी कभार नहीं कर रहा होता। ये मुझे एक सेकंड देखना पड़ेगा। देखो इंटीजर में अगर मैं 55 भी सॉरी बी कर रहा हूँ तो ये बी 0 स्टोर करा रहा है, क्यों? इनफाइनाइट लूप नहीं करता, इनफाइनाइट लूप नहीं करता, नहीं आ रहा, वो 0 ही आ रहा है। ये ना असल में इसने ऑटो फिक्स किया हुआ है, ठीक है। बट मेजॉरिटी केसेस में ना, एक सेकंड एक नई फाइल बना लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। नई फाइल बना लेते हैं, इसको हम करते हैं ख़त्म, ठीक है। ये आईटीसी में भी अगर हमने पढ़ा हो ना तो असल में आगे जाके इंटरप्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि इंटरप्ट को कॉल कर लेता है, ठीक है। हाँ, पॉज करते हैं, ठीक है। वैसे ना ये स्क्रीन आपकी फुल वाइट सी हो जाती है, ठीक है, एक्स इक्वल्स 5 हो जाता है। सीन कराता हूँ एक्स में, ठीक है। अब मैं ये क्यों हो रहा है, कंपाइलर टू कंपाइलर वेरी करता है, बट ये उसको लोड नहीं कर पा रहा, ठीक है। ये देखो मैंने किया ना, उसका आस्की कर रहा है, मैंने जे किया, जे का अगर स्टोर करना चाहिए, जे का 5 कर रहा है, ठीक है। ये क्या आ रहा है, हाँ 5 तो मैंने उसको इनिशियलाइज कराया ना, लोड नहीं कर पाया, ठीक है। वैसे स्क्रीन मेरे ख्याल से कंपाइलर टू कंपाइलर में डिफरेंट स्क्रीन आती हैं। अब ये देखो मैं इसको कहता हूँ कि क्या ये सक्सेसफुल था, यहाँ मैं लिख देता हूँ सक्सेसफुल और आगे एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। बट अगर ये नहीं होता तो एल्स सी आउट नॉट सक्सेसफुल, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे कहता हूँ कि मैं बी करता हूँ नॉट सक्सेसफुल, ठीक है। करेक्टर रीड किया इसने, इस वजह से नॉट सक्सेसफुल था, उसके अंदर वैल्यू नहीं उसने चेंज की। अब अगर मैं इसमें करता हूँ 7 करता हूँ, सक्सेसफुल हो गया। ये चीज़ समझ में लगी? वो ना मेरे ख्याल से 2013 में कंपाइलर में वो इनफाइनाइट टाइप ना एक स्क्रीन से आ जाती है, यहाँ भी सक्सेसफुल नहीं हुआ तो वो मेरे ख्याल से हर कंपाइलर डिफरेंट तरह इसका रिजल्ट शो करता है। तो ये चीज़ इसलिए है कि यार आप ना अगर इस तरह भी ना इफ कंडीशन के अंदर भी आप सीन ले सकते हो, सही है। तो मुझे ऐसा लगा था 2013 में शायद इनफाइनाइट, मेरे ख्याल से 2020 में ना ये वो पूरे स्क्रीन अजीब सी ब्लैक सी हो जाती है, करेक्टर्स पर करेक्टर्स रन कर रहे होते हैं, आपको प्रोग्राम बंद करना पड़ता है। तो खैर इसमें नहीं हुआ, तो ये चीज़ समझाना चाह रहा था। अब ये चीज़ यही है कि वाइल के अंदर भी हम ये कंडीशन दे सकते हैं, ठीक है। एक हाँ इसको इस तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सपोज इंट एक्स है ना, हाँ इंट एक्स है, मैं कहता हूँ वाइल सी इन जब तक एक्स। इसका मतलब ये कि जब तक मैं नंबर ले रहा हूँ ये तब तक सीन कराते रहेगा, जैसे ही मैं करेक्टर इनपुट करूँगा तो ये वाइल लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सीन भी है, एक सेकेंड, अच्छा इसके अंदर सोर्स 1 को मैं डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, ठीक है। वो कह रहे थे 2 मेन के फंक्शन है, ठीक है। अब मैं देखो नंबर ले रहा हूँ, इनपुट लिया जा रहा है, जैसे मैंने करेक्टर लिया तो आगे वाला प्रोग्राम चल पड़ा, ठीक है। तो ये चीज़ इस तरह है कि इफ़ की कंडीशन वाइल की कंडीशन अंदर कोई भी चीज़ ले सकती होती है और उसका रिजल्ट नहीं मैटर करता, वो ये मैटर करता है कि वो लाइन एग्जीक्यूट सक्सेसफुली हुई या नहीं, एग्जीक्यूशन फेल हुई या नहीं,
ठीक है, जब हम एक करेक्टर ले रहे हैं तो एग्जीक्यूशन स्टार्ट तो होगी बट वो बीच में फेल हो जाती है, तो फेलियर की वजह से ना वो उसकी एल्स कंडीशन में चला जाता है। यहां भी ये सीन होगा, रीड डॉट गेट लाइन जब तक रीड करा रहा है, जब तक सक्सेसफुल रह रहा है, एंड पे एंड ऑफ फाइल है तो वो नहीं सक्सेसफुल होगा, तो वो वाइल लूप से बाहर निकल आएगा। समझ लगी ये चीज की? खैर बाकी ये चीज आ गई इस तरह। अब आ जाती बात फाइलिंग को थोड़ा क्लोज करते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस अगले हफ्ते प्रैक्टिस मटेरियल दूंगा काफ़ी सारा, तो उसको हम प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये चीज़ें आएंगी, तो आपको ये चीज़ें यूज़ करनी। इस बाकी जितने भी फाइलिंग के ना और भी बड़े फंक्शंस हैं, बल्कि नहीं एक चीज़ रहती है अभी, सॉरी, वो चीज़ ये रहती है कि मैंने आपको शायद ये इसका नहीं बताया था, ये रीड के आगे डिफॉल्ट, जिस तरह गेट लाइन के आगे में ना देखो डिफॉल्ट में क्या लिखा जाता है, एंड लाइन, है ना। तो ये जो रीड का सिंटेक्स है ना, जिसके अंदर हम उसे असाइन कर रहे हैं वैल्यू, ठीक है, असाइन कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, दोनों चीज़ों में, तो उसके आगे ऑटोमेटिकली ये लिखा जाता है इन। इसका क्या मतलब है कि हम इसका इनपुट का ये ऑन ये कर रहे हैं, ठीक है, फाइल को हमने रीड करना है, ठीक है। तो OF स्ट्रीम के लिए क्या होता है, OF स्ट्रीम राइट, ठीक है। मैं फिलहाल ये इस पूरे को ना क्लोज कर रहा हूं ताकि मैं ये चीज़ कर पाऊँ, राइट, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, मैं डाटा डॉट txt लिखता हूं ना, ये बाय डिफॉल्ट ये खुद ऑटोमेटिकली लिखा जाता है, ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये चीज़ लिखी जाती है। इसका क्या मतलब है कि हाँ फाइल को ओपन करो शुरू से, ठीक है, शुरू से ओपन करो, मतलब दोबारा से रिक्रिएट करता है, ओपन शुरू से नहीं, बेसिकली रिक्रिएट कर रहा है, ठीक है। और राइट में भी हमने राइट डॉट क्लोज करना जरूरी है, वरना आप जिस पॉइंट पे आप राइट डॉट क्लोज करेंगे ना, उस पॉइंट पे आपकी फाइल को सेव करेगा। जिस तरह हम टेक्स्ट फाइल में लिख लेते हैं, कंट्रोल एस नहीं करते, कंट्रोल एस, ये बेसिकली कंट्रोल एस है फाइल में, जैसे ये पॉइंट आया तो वो कंट्रोल एस करेगा, सेव कर देगा, ये चीज़ है। बाय डिफॉल्ट ये चीज़ लिखी होती है, इसका मतलब है कि फाइल को दोबारा से रिक्रिएट करो, बनी हुई है ना तो उसको उसके ऊपर ओवरराइट कर देता है। बट हम चाहते हैं ये चीज़ ना हो, तो हम कहते हैं यार इसको चेंज करने के लिए हम ये लिखेंगे तो बाय डिफॉल्ट वाला चूज होगा, लेकिन हमें चेंज करना है तो हमें पूरा ये लिख के APP लिखना पड़ता है, ठीक है। इस ऑपरेटर का भी आपको बता दी, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, ठीक है, ये आगे जाके आप ऊपर में भी पढ़ेंगे। तो इसको ये कहते हैं iOS स्कोप रेजोल्यूशन डाल के APP, इसका मतलब अपेंड करो, पहले से फाइल अगर पहले से फाइल बनी हुई है ना तो उसके आगे से लिखना स्टार्ट करो जहां तक लिखा हुआ है, अगर नहीं बनी तो रिक्रिएट करो, इसका मतलब ये होता है। तो इसको हम बंद करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, अगर हम ये नहीं लिखते, मैंने लिखा राइट किया हेलो एंड एंड लाइन किया, ठीक है, रीड डॉट क्लोज करना, मैंने एंड लाइन किया। अब मैं करता हूँ बंद, येस टू ऑल चेंज किया, हेलो आ गया, दोबारा मैं प्रोग्राम खोलूंगा, दोबारा बंद करूंगा, वो दोबारा ओवरराइट हो गया। सपोज मैं नाम प्रिंट कर रहा हूँ, एक दफ़ा मैंने किया हमजा, ठीक है, मैं रिकॉर्ड सेव करना चाह रहा हूँ ना, हमजा आ गया। अगली दफ़ा मैं कहता हूँ यार अली, एक अली यूज़र आया था, ठीक है, तो क्या हुआ, अली रिप्लेस हो गया, बट मैं ये नहीं चाहता ये हो, तो उसके लिए मुझे iOS स्कोप और अपेंड करना पड़ेगा, ठीक है, ये उसके अंदर की चीज़ को चेंज कर रहे। अब क्या होगा, अली आया था, अली के नीचे एक और अली आ गया, अली के नीचे एक और अली आ गया, ठीक है, मैं कहता हूँ हमजा कर लेता हूँ, अभी हमजा आ रहा है, ठीक है, तो ये नीचे पर नीचे वो चीज़ आती जाएगी, ठीक है। तो iOS ये आपको पता चाहिए, बाय डिफॉल्ट वाला OF स्ट्रीम का बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आउट, iOS स्ट्रीम का बाय डिफॉल्ट, एक सेकंड, आउट, iOS स्ट्रीम का बाय डिफॉल्ट वाला क्या होता है, इन, और यहाँ हम APP अपेंड का फंक्शन यूज़ करते हैं, और भी फंक्शंस हैं, बट ये तीनों ही चाहिए होते हैं फाइलिंग के लिए, इनसे आप सब काम चला सकते हो, ठीक है। गेट लाइन, गेट अगर आपको अच्छी तरह यूज़ करने आते हैं और क्लोज करके ओपन सही तरह करना, तो आप फाइलिंग का कोई भी काम कर सकते हो। जो बाकी सारे एक्स्ट्रा फंक्शन आपको ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, इतना कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है, इनसे आप प्रैक्टिस करें और इनसे हर चीज़ आपसे हो सकती है, ठीक है। तो फाइलिंग की ना प्रैक्टिस क्वेश्चन से लाइक आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता पता लगेंगी कि क्या 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 और हो सकता है। तो हम फाइलिंग की बाद में बात करें, मतलब फाइलिंग की प्रैक्टिस क्वेश्चन के बाद दोबारा बात करेंगे, ठीक है। अब अगर सेम थिंग प्रिंट करवाना हो, डिफरेंट इंफॉर्मेशन राइट करनी हो, इसका अगर सेम थिंग प्रिंट करवानी हो, ये तो है ना कि यार देखो प्रोग्राम बंद हो जाए, हमारा एक मकसद ये था प्रोग्राम बंद होकर दोबारा ओपन करें। फाइलिंग का मेन मकसद क्या था
कि हम एक डाटा स्टोर करके रख रहे थे इधर, ठीक है। अगर फाइल बंद करके हम दोबारा ओपन कर रहे हैं और हमारा पिछला रिकॉर्ड ओवरराइट हो जाता है तो नुकसान था ना, इसलिए हम अपेंड यूज़ कर रहे थे। यार सपोज मैंने हमजा नाम रखा, ठीक है, मेरा आगे मैंने 3 बर्गर खाए हैं, ठीक है, 3 बर्गर खा लिए। अब अगली दिन प्रोग्राम बंद हो गया, 3 दिन बाद मैंने दोबारा से प्रोग्राम खोला, मैंने कहा यार अभी किसी अली ने ना 4 बर्गर खाए, तो अली ने 4 बर्गर खाए हैं, तो मेरी फाइल में वो डाटा आता जाएगा, डाटा आता जाएगा। जब डाटा आ रहा है, डाटा ओवरराइट नहीं होना चाहिए ना फाइल खत्म होने के बाद, इसलिए वो अपेंड का फंक्शन यूज होता है। कुछ केसेस में आपको अपेंड करने की जरूरत नहीं होती, ठीक है, कुछ केसेस में होती है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि आप काम किस पे कर रहे हो। तो सीएन करवाएंगे ना, अगर सेम चीजें नहीं प्रिंट करवानी यूजर से सीएन कराएंगे। यार नाम बताओ, क्या मतलब डिलीट भी होता था कुछ? हाँ डिलीट भी होता है, बट उसकी ज़रूरत नहीं होती ना। देखो आपने जिस पॉइंट से डिलीट करना है आपको खुद ही लॉजिक लगा के ना डिलीट करना आना चाहिए। फाइलिंग के ना ये सारी चीज़ें आपको इधर मिल जाती हैं। एक सेकंड दिखाता हूँ, वो बहुत सारी चीज़ें इस तरह तो आप देखने आप फाइलिंग पे क्या क्या चीज़ आ जाएंगी। C++ फाइलिंग मैं आपको सीखना सिखा देता हूँ इधर कि क्या क्या आता है। फाइल्स, एक सेकेंड, फाइल्स नहीं करना तो OF स्ट्रीम, F स्ट्रीम, ठीक है, F स्ट्रीम लिखो इधर, यहाँ उसकी सारी आ जाएंगे। अगर आपके ऊप के कॉन्सेप्ट आपको पता हो ना कि ये ऊप किस तरह रन कर रही है, एक क्लास है उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाए, इज ओपन क्लोज, ये ऑपरेटर्स आ जाते हैं, गेट लाइन, ये तो उसी से आई है ना, इनहेरिट IS स्ट्रीम से निकली सारी। ये टेल पी क्या करती, सीक पी क्या करते, जो हम बेसिकली कर रहे थे ना, फाइल क्लोज कर रहे थे, फाइल को क्लोज करके सेम फाइल को रीओपन कर रहे थे ताकि पॉइंटर स्टार्ट में पहुंचे। तो सीक पी ये काम कर सकती है। सीक पी की एक आप लिखो इंस्ट्रक्शन, फंक्शन को लिखो और उसे सीधा 0 पे पहुंचा दो, ठीक है। तो यहां भी तो काम हो रहा था ना कि फाइल को क्लोज करो दोबारा से रीओपन करो, 2 लाइन लिखी जा रही है और यहां 1 लाइन लिखी जाएगी, काम ये वही कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे करेक्ट ये फंक्शंस ना आप यूज कर सकते हो। तो इनको आपको लिखने का तरीका देखना, आप इसमें जाओ, आपके सारा ये कोड में करवा के दे देगा, ठीक है, कि आप ये इस पोजीशन में पहुंचने के आप पहुंचना है। बाकी आपको बेसिक फाइलिंग आनी चाहिए। अभी जो सवाल होंगे वो बेसिक फाइलिंग से होंगे और उससे आप हर काम कर सकते होते हो, ठीक है। या अगर आपने एक्स्ट्रा पढ़ना है ना फाइलिंग के बारे में, जो मैं वैसे ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि फाइलिंग का इतना ज़्यादा रोल नहीं है, आजकल डेटाबेस का ज़माना है, ठीक है, तो इतना ज़्यादा रोल नहीं है। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितना भी सिखाए ना उसको अच्छी तरह यूज़ करना, जितना सीखो उतना अच्छी तरह यूज़ करो। बाकी यहाँ जो जिसको दिल चाह रहे हैं यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख सकते हैं। अब लोग गेट लाइन का सिर्फ यूज़ करते तो गेट का यूज़ ही नहीं करते। मैंने गेट का भी बताया कि यार गेट का भी पता होना चाहिए, पीक क्या होता है, ठीक है। खैर बाकी सारे अभी ना फाइलिंग को करते हैं क्लोज, क्योंकि हमारा मेन चीज़ पॉइंटर्स वगैरह का समझ आनी चाहिए, पॉइंटर, रेफरेंस और कांस्टेंट का। अब मैं जो चीज़ करा रहा ना उसका सीन ये होगा, फाइल को करते हैं क्लोज, तो देख ले, ठीक है, ये सेव कर दिया। अब मैं थोड़ा बड़ी स्क्रीन कर लूँ, थोड़ा सा दिमाग खाएगी ये चीज़, बट ये चीज़ अच्छी भी होगी। ये मैंने किया इंट x इक्वल्स टू 5। मैं कि ये क्या लेके जा रहा हूँ, x में वैल्यू रखवा रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखिए, ठीक है। तो ये इंटीजर नॉर्मल वाला वैल्यू रखवाता है या वेरिएबल भी रखवा सकता है, ठीक है, 2 ऑप्शन होती है, वैल्यू रखवाएगा या वेरिएबल। वो आप देख सकते हैं जिस तरह हम कर सकते हैं यार, आगे जाके हम इंट y इक्वल्स टू x करते हैं। और कोई ऑप्शन होती है? नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें और कोई ऑप्शन होती है, ठीक है। अब सीन ये, अगर मैं करता हूँ, हमारे पास एक डाटा टाइप आती है जो कि लाइक ड्राइव हुई है, ठीक है, पॉइंटर की, वो एड्रेस से स्टोर करती है। उससे पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं। अगर हम सी आउट करते हैं $y(x), ये क्या होता है, इसको अगर हम देखें, ये हेक्साडेसिमल में ये क्या शो कर रहा है, ठीक है, ये एड्रेस शो कर रहा है, ऑफसेट एड्रेस या एड्रेस, अभी आप एड्रेस का वर्ड यूज़ करें, एड्रेस शो कर रहा है, ठीक है। हम किसी भी चीज़ के साथ अगर M% लगा रहे हैं, हमें बता रहे हैं यार कि वो ये जितने भी वेरिएबल्स बने होते हैं ना, ये रैम में बने होते हैं, ठीक है। अब सपोज एक डब्बा है, ठीक है, ये इसका कहीं ना कहीं एड्रेस होगा, ये वैल्यू तो इसकी 5 है, ठीक है, हमने 5 जैसे वेरिएबल बनाया,
एक वेरिएबल का नाम होता है और उसका एड्रेस होता है। मैं 8 हेक्साडेसिमल के कैरेक्टर्स नहीं लिखता, मैं एड्रेस के तौर पे ना, या मैं लिख देता हूँ AB, ठीक है, ये उसका एड्रेस है। अगर मैं वेरिएबल के नाम के साथ ना, वेरिएबल के नाम के साथ M% लगा रहा हूँ, इसका मतलब मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका एड्रेस बताओ क्या है। सही है, इस तरह आप एड्रेस सी आउट करवा सकते हैं। अब मेरे पास एक आ जाती है पॉइंटर्स आ जाते हैं, ठीक है, पॉइंटर्स नाम की वेरिएबल्स आते हैं, ठीक है। अब वो हर डाटा टाइप का अपना पॉइंटर होगा। सपोज ये इंट है ना, इसका पॉइंटर होगा इंट पॉइंटर, ठीक है। करैक्टर का होगा करैक्टर पॉइंटर, और वो पॉइंटर उसी पॉइंटर का एड्रेस स्टोर कर सकता है, मतलब करैक्टर का एड्रेस करैक्टर पॉइंटर स्टोर कर सकता है। ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसका मैं इंट पॉइंटर सबसे पहले बनाता हूँ कि यार इसका मैंने एड्रेस स्टोर करके, वो आगे जाके देखेंगे यार हम एड्रेस स्टोर करके हम क्या करते हैं, बट हम फिलहाल अभी ये देखते हैं। मैंने पॉइंटर का नाम, कोई भी वेरिएबल का नाम लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ PTR, जो कि बहुत कॉमन वर्ड है। अब ये जरूरी नहीं हमने PTR ही लिखना है, PTR तो वेरिएबल का नाम है, ठीक है। ये स्टैरिक डालना जरूरी है, डिक्लेयर करते वक्त स्टैरिक डालना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ X, क्या ये हो सकता है? नहीं। पॉइंटर मैंने बताया ऐसा वेरिएबल होता है कि जो एड्रेस स्टोर करके रखता है। अब इसमें सीन ये है कि ये X है, इसका नाम है, इसका एड्रेस भी होगा, इसका एड्रेस AB रख लो, ठीक है, इसके अंदर 5 है। अब मैंने एक PTR बनाया, ठीक है, ये एड्रेस स्टोर करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, ये एक एड्रेस की वैल्यू है, ठीक है। एड्रेस की वैल्यू मैंने देखा कि 8 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स में होती है, बट मैंने यहाँ AB शो की है, तो मैं इसको यहाँ स्टोर करा सकता हूँ AB को। तो मैंने सी आउट किस तरह किया था? M% डाल के। तो यहाँ भी ये सीन होगा, मैं M% डालूंगा ना तो ये उसका एड्रेस स्टोर कर लेगा। अब ये एड्रेस इसकी वैल्यू है, ठीक है। पॉइंटर की वैल्यू क्या है? AB, ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते पॉइंटर इसको हाँ पॉइंट कर रहे हैं, हम इसको इमेजिन इस तरह करते हैं यार ये इसको पॉइंट कर रहा है, बट ये इसकी वैल्यू है। X का एड्रेस उसकी वैल्यू होगी। अब पॉइंटर का अपना भी तो एड्रेस होना चाहिए ना, पॉइंटर का अपना एड्रेस होगा, क्योंकि मैंने कहा हर वेरिएबल का अपना एड्रेस होता है। ये तो उसके अंदर की वैल्यू, उसके डब्बे के अंदर की चीज़ है, ठीक है। अब डब्बा किधर बना हुआ है वो भी तो चीज़ होनी चाहिए ना। मैंने सपोज कर लिया 1D, ठीक है, ये उसका एड्रेस है। अब पॉइंटर का अपना एड्रेस 1D है और ये X का अपना एड्रेस AB है। पॉइंटर की वैल्यू क्या कहेंगे? AB है। अगर मैं सी आउट करता हूँ, मैं सी आउट करता हूँ M% X को, और मैं सी आउट करता हूँ पॉइंटर की वैल्यू को, सेम होगी। हम देखें, हम कर रहे हैं, इसको प्रिंट कर रहे हैं और इसको प्रिंट कर रहे हैं, सेम बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ सेम होगी। आउटपुट करके देखते हैं, ये देखें हेक्साडेसिमल में देखो सेम वैल्यू है, और हर दफ़ा रन करेंगे हर दफ़ा डिफरेंट आंसर आएगा। ये भी याद रखनी है, ये नहीं कहना वो पहले कोई और आंसर आ रहा था, ठीक है। जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है वेरिएबल डिफरेंट एड्रेसेस बनते हैं। ये चीज़ मैटर नहीं करती क्या वैल्यू, और ये चीज़ मैटर करती है क्या दोनों सेम है या नहीं है। सही है। अब बात आ जाती है कि अगर इसी चीज़ को मैं चेंज करता हूँ, यार मैं कहता हूँ यार मैं दोनों के साथ M% लिख देता हूँ, तो क्या होता है? अब मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, मैं बात कर रहा हूँ इसकी पॉइंटर की एड्रेस की और X की एड्रेस की। अब ये डिफरेंट होंगे। मैं पॉइंटर की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, पॉइंटर के एड्रेस की बात कर रहा हूं, तो ये डिफरेंट हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं। एक सेकेंड, किधर गया? ठीक है, ये टोटली डिफरेंट आ गया। दोबारा रन, ये क्या हो रहा है? ठीक है, हाँ ये देखें, ये और ये डिफरेंट आ रहे हैं। ये दोनों सेम इसलिए थे कि पॉइंटर की वैल्यू X का वही होगा। अब सीन ये, अगर मैं आगे जाके कहता हूँ यार मैं पॉइंटर की वैल्यू चेंज करना चाहता हूँ, मैं पॉइंटर की वैल्यू मैंने क्या स्टोर की? मैंने y का एड्रेस स्टोर कर दिया। क्या फिर ये सेम रहेंगे X का एड्रेस और पॉइंटर की वैल्यू? नहीं, वो डिफरेंट हो जाएंगे। अगर हम इस तरह देखें, सेकंड में आप देखें, ठीक है, सेकंड में अगर हम देखें फिर वो डिफरेंट हो गया। ये तो जो C4 था ये X का एड्रेस था, और ये पुरानी पॉइंटर की वैल्यू थी, हमने यहाँ उसको चेंज कर दी है। हमने कहा अब y का जो एड्रेस है ना वो उसकी वैल्यू होगी। तो पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल है जो एड्रेस से स्टोर करता है, ठीक है। तो इसको हम दोबारा से एक चीज़ देखते हैं, जो नॉर्मल इंट का वेरिएबल होता है। हमने आज पॉइंटर्स पढ़ने, कांस्टेंट वेरिएबल्स के पढ़ने और रेफरेंस वेरिएबल का पढ़ना है।
नॉर्मल वेरिएबल है, ये क्या क्या स्टोर करता है, वैल्यू या फिर वेरिएबल, ठीक है। ये क्या करता है, पॉइंटर क्या करता है, एड्रेस, ठीक है, किसी एड्रेस ऑफ वेरिएबल। ये वेरिएबल की वैल्यू नहीं स्टोर कर सकता, ठीक है, ये स्टोर करता है वेरिएबल का एड्रेस, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है। और सीन ये है कि चलो मैं वो बाद में बताता हूँ, अभी ये इस पे आ जाती बात। अब हमारे पास एक तीसरी चीज़ आती है, ठीक है, ये तो आ गया, इसको थोड़ी देख ले, पॉइंटर को बंद करते हैं, ठीक है। हमारे पास तीसरी चीज़ आती है, एम्परसेंड डाल दिया और मैंने करता हूँ z इज इक्वल टू 5, ये एरर देगा। क्यों, ये इसका मतलब है, ये एम्परसेंड हमेशा डाटा को शो करता है। अभी इस लाइन का मतलब पता है क्या है, कि जो राइट साइड पे वेरिएबल है ना, ये वेरिएबल लेगा, मैं इसको आगे आगे लिख भी देता हूँ। इसका मतलब ये होगा कि राइट साइड पे जो वेरिएबल बना हुआ है ना, ये वेरिएबल बना हुआ है, इसी सेम एड्रेस पे इसको पॉइंट कर दो, नया डब्बा ना बनाओ, ठीक है, सेम एड्रेस पे पॉइंट कर दो। सीन ये, अब x का ये जो चीज़ थी, x का नाम था a z x, अब इसका एड्रेस था a b और इसकी वैल्यू क्या थी 5। मैंने कहा यार सेम डब्बे में ना दो, उसके दो नाम बना दो, ठीक है, दो नाम बन गए, मतलब सेम एड्रेस पे ही डिफरेंट नाम से उसको हम कर सकते होंगे। अब सीन ये, मैं आगे करता हूं, सी आउट करता हूं z प्लस प्लस, ठीक है, और मैं फिर सी आउट करता हूं x को, सॉरी मैं पहले ना z को प्लस प्लस, z को मैं z की वैल्यू चेंज कर रहा हूं, मैं z की वैल्यू कर रहा हूं 10 और मैं सी आउट x को कर रहा हूं, तो x 10 क्यों आएगा, ये इसका भी लॉजिक बताता हूं, ठीक है। ये x 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने उससे कहा यार, उसको एक डब्बे को हम दो नाम से रिप्रेजेंट करें, हम x के थ्रू चेंज करें वही सेम डब्बा चेंज होगा, z के थ्रू चेंज करें तब भी सेम डब्बा चेंज हो रहा है। अब हम इसको इसके अंदर आगे z भी लिखेंगे तो वो तो सेम डब्बा चेंज हो रहा है ना, हमें तो मसला ही नहीं बन रहा, यहां सेम डब्बा ही चेंज हो रहा है, उसको जो मर्जी डब्बे का नाम करें, ठीक है, तो ये चीज सेम डब्बे के साथ काम हो रही है। हम ऐसा भी कर सकते हैं, एक और नाम दे दें, इंट एम्परसेंड हेलो और z कर दें, मैंने z के साथ किया। अब ये कह रहा है z का जो एड्रेस है ना, उसी में एक और नाम दे दो, हेलो। अब मैं हेलो से नाम चेंज करूं, x से नाम चेंज करूं, z से नाम चेंज, सॉरी z से वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूं, वो सेम चीज चेंज हो रही होगी, वो मसला ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब आ जाती बात इस पे कि एक सेकेंड इसको ना और इधर कर देता हूं, हाँ। अब बात आ जाती एक जो हमने रेफरेंस पढ़ा है, इंट रेफरेंस वेरिएबल, ये क्या चीज लेती है, ये वैल्यू लेता है नहीं, ये सिर्फ वेरिएबल लेगा, ठीक है, ये वैल्यू तो ले ही नहीं सकता, क्योंकि इसका लॉजिक फिर खराब हो जाता है ना। इसका लॉजिक ये हो जाता है यार कि कह रहे कुछ पूछना है, तो ये वैल्यू नहीं ले रहा, ठीक है, यही बात याद में रखनी है, ठीक है। अब मैं एक और चीज करता हूं, मैं पॉइंटर और रेफरेंस का मिक्स बनाता हूं, तो क्या होगा, ठीक है, इसका समझ लगी ना। ऐसे इसका ऐसे समझ ले यार, एक बंदा है, उसके दो नाम है, ठीक है, यहाँ वैसे यहाँ है भी एक बंदा जिसके दो नाम है, तो एक बंदा उसके दो नाम है, उसको पहले नाम से बुलाओ या दूसरे नाम से बुलाओ और उससे कुछ बोलो तो बेसिकली सेम बात ही होगी, ठीक है। मेरा नाम समझो हमजा भी है, मेरा नाम कुछ डिसाइड करो अली भी है, मुझे कहो हमजा ये काम करो या अली ये काम करो, एक ही बात होगी, ठीक है, चेंजेस मेरे साथ ही होंगी। अब चीज़ आ जाती है एक और, इंट पॉइंटर रेफरेंस, ठीक है। अब मैं इसको ptr कर रहा हूँ, आगे मैं करता हूँ एम्परसेंट ऑफ y, ठीक है, ये एरर दे रहा है यार, पॉइंटर, ये तो पॉइंटर है ना, स्टैटिक आ गया, तो ये क्यों स्टोर नहीं कर रहा, कोई लाइक पीएफ में बता पीएफ के चैट में बता सकता है, हाँ ब्लिट्जरीन मेरा नाम है ठीक है, ब्लिट्जरीन या हमजा, हाँ कह दो हमजा पागल है, या कोई कहता है ब्लिट्जरीन पागल है, एक ही बात होगी, ठीक है अच्छा सीन ये कि कोई बता सकता है कि ये राइट साइड में से क्या लेना चाहिए, बहुत लोग हैं जिन्होंने पीएफ की हुई है,
तो ये क्या लेता है, वेरिएबल लेता है, वैल्यू लेता है, ये एड्रेस ऑफ वेरिएबल लेता है, क्या चीज लेता है? एड्रेस ऑफ वाई नहीं ले रहा ना, ये एरर देगा कि रेफरेंस वाला वेरिएबल इंट वाला, ये देखो ये लिखा हुआ है, तो वो ये लेता है, वेरिएबल लेता है। हाँ वेरिएबल ही लेगा, वेरिएबल ही लेता है। रेफरेंस जब आएगा तो वेरिएबल से पॉइंट कर वो कराएगा, बट वो लेगा पॉइंटर, पॉइंटर वेरिएबल लेगा, ठीक है। इंट पॉइंटर, सॉरी पॉइंटर रेफरेंस कर रहे हैं ना, तो ये पॉइंटर वेरिएबल ही लेगा, सिर्फ पॉइंटर वेरिएबल, वेरिएबल, ठीक है। तो इसमें सीन ये है कि मैं इसको यही कर सकता हूँ कि मैं यहाँ कोई पॉइंटर बनाऊंगा, एच के नाम से पॉइंटर आता है, इसमें मैंने डाल दिया वाई का एड्रेस, ठीक है। अब मैं ये कर सकता हूँ, इसमें डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ एच, ये कोई एड्रेस नहीं ले सकता। ये बात याद रखनी, देखो ये जो पॉइंटर है ये एड्रेसेस ले रहा है, ये दोनों एड्रेसेस नहीं लेते, ये हमेशा वेरिएबल ही लेंगे। देखो इनमें डिफरेंस भी देखो, एड्रेस ऑफ वेरिएबल, एड्रेस ऑफ किसी चीज का, बट ये दोनों रेफरेंस वाले कहते हैं वेरिएबल। क्यों? इसका मतलब ये कि जो राइट साइड पे वेरिएबल है ना, उसी सेम एड्रेस पे हमें डिफाइन कर दो। सीन ये एच पॉइंटर कहीं हुआ है, ठीक है, ये एच पॉइंटर है, ठीक है, इंट पॉइंटर है, ठीक है, ये किसी वेरिएबल के डब्बे को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। अभी किसको कर रहे हैं? वाई को कर रहे हैं, ये वाई को कर रहे हैं, ठीक है। वाई का एड्रेस है ए बी इसकी वैल्यू होगी ए बी। अब इसका एड्रेस होगा 1D, ठीक है, सपोज 1D है, तो एच के दो नाम हो जाते हैं इस तरह, एक पीटीआर भी हो जाता है और एक एच भी हो जाता है। समझ लगी? इससे यही हो रहा है कि जो पॉइंटर वेरिएबल्स को सेम एड्रेस देने के लिए ना पॉइंटर रेफरेंस करते हैं। तो इन चारों चीज़ों में आपको डिफरेंस पता लगा होगा कि यार एक ये सीधा वैल्यू भी ले सकता है, वेरिएबल भी लेता है, ठीक है। ये सिर्फ एड्रेस ऑफ वेरिएबल्स लेते हैं, ये लेते हैं कि वेरिएबल्स लेंगे, ठीक है। पॉइंटर और रेफरेंस में डिफरेंस पता लग जाए, आपके फंक्शन और सब कुछ, ये चीज़ें आराम से बहुत अच्छी हो जाती हैं। अब बात आ जाती है कि कांस्टेंट का मैंने बताया था, मैंने बताया कि इंट, अगर एक कोई पॉइंटर है ना, ये रूल नोट करके रखना है, पॉइंटर है, ठीक है, तो वो सेम नाम की डाटा टाइप भी लेगा, ठीक है, सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। सपोज एक इंट है, उसका क्या होगा? इंट पॉइंटर। कुछ केसेस डिफरेंट होते हैं, बट अभी के लिए ये चीज़ रखनी है जहन में, ठीक है। करेक्टर है, करेक्टर पॉइंटर। बूल है, बूल का बूल पॉइंटर। आप ये नहीं कह सकते बूल का पॉइंटर इंट का ये स्टोर कर रहा होगा, ऐसा नहीं होता सीन, ठीक है। तो अभी के लिए ये रूल सेट करके रखें। अब ये सीन मैं ये करता हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं कांस्टेंट पे चले जाता हूँ, एक नई चीज़ आ जाती है, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है उसको भी देखते हैं। कांस्टेंट का हमने साइज डिसाइड कर लिया यार, कांस्टेंट एक्स का लिया, ठीक है, 5। हम ये देखो, अगर हम इस तरह करेंगे ना, ये एरर देगा। कांस्टेंट का सीन भी यही है कि उसको इनिशियलाइज करना जरूरी है, डिक्लेरेशन के साथ इनिशियलाइज करना जरूरी है। जब बनाओ तो उसके साथ ही उसे वैल्यू दे दो। मैंने वैल्यू दे दिया 10। अब मैं से जहां भी सपोज मैं कराना चाहूंगा, जहां चेंज कराना चाहूंगा, मैं एक्स से कराऊंगा, एरर देगा। सीन कंसोल से चेंज कराना चाह रहा हूँ ना, मैं एक्स से मैं इसको 10 वैल्यू दोबारा देना चाह रहा हूँ, अच्छा 10 वैल्यू चली जाती है, 9 देना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो एरर देगा, ठीक है। वैल्यू चेंज नहीं कर सकता, वो कांस्टेंट है। एक दफा डिसाइड होगी ये चीज है, ढीट है वो, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा कहीं भी। तो कांस्टेंट का कीवर्ड ये करता है। अब इसमें डाटा टाइप क्या है, कोई बता सकता है? इसकी डाटा टाइप क्या बनती है? क्या बनती है डाटा टाइप? अगर हम इसमें डाटा टाइप देखना चाहें, इंट नहीं है, इसकी डाटा टाइप बनती है कांस्टेंट इंट, ठीक है। अगर सपोज मैं ये लिख रहा हूं कांस्टेंट इंट पॉइंटर लिख रहा हूं, सॉरी मैं इंट पॉइंटर लिख रहा हूं, ठीक है, y इक्वल्स टू m% ऑफ x, तो ये एरर क्यों दे रहा है? अगर इसकी डाटा टाइप इंट होती तो इंट पॉइंटर से स्टोर ना कर सकता होता, सेम डाटा टाइप है ना। बेसिकली इसकी डाटा टाइप है कांस्टेंट इंट, हमें स्टोर कराने के लिए कांस्टेंट इंट करना पड़ेगा। चीज आ गई? ठीक है, तो
हाँ, जो सेम डाटा टाइप है उसका पॉइंटर होगा, ये चीज़ ज़हन में रखनी है। अब मैं बैक पॉइंटर्स पे दोबारा से वापस एक जंप मारने लगा हूँ, पहले इस सवाल का जवाब कोई सवाल कर रहा था। हाँ, पूछ लो जो पूछना है, मैं आगे कंटिन्यू करूँ। तो सेम डाटा टाइप होनी चाहिए। अब एक चीज़ दोबारा से वापस पॉइंटर्स पे जाते हैं, क्योंकि कांस्टेंट का बताना ज़रूरी था। मैं दोबारा से इसको रिवाइज करूँगा। इंट एक्स इज इक्वल टू मैंने 5 किया, आपने नोटिस किया होगा, आप करते हैं यार उसके अंदर इंक्रीमेंट कर देते हैं एक्स के अंदर, ठीक है। सी आउट करोगे एक्स को, क्या होगा, 6 आएगा, ठीक है, 6 आएगा। बट यही चीज़ मैं करता हूँ पॉइंटर में। पॉइंटर में मैंने ptr किया, मैंने उसको एड्रेस दिया a का। अब मैंने किया पॉइंटर में, अच्छा पॉइंटर में ये चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर प्लस ptr प्लस 1 नहीं हो सकता, ठीक है, ये होता नहीं है। व्हाट, ये हो रहा है, अच्छा वैसे होना तो नहीं चाहिए। अच्छा नहीं, बल्कि सॉरी ये चीज़ हो जाए कि इसमें मल्टीप्लाई वगैरह चीज़ जैसे मल्टीप्लाई भी, इस तरह तो मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, नहीं होती। हाँ, मल्टीप्लाई जैसी चीज़ें नहीं होती, ठीक है। +5 करने से पहले ना मैं लिखता हूँ इसमें +1, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, मैं पॉइंटर का एड्रेस पहले भी स्टोर कर रहा। बहुत ज़्यादा चीज़ें यार, कंपाइलर्स में ना थोड़ी बहुत चीज़ें इस तरह की होती हैं, ठीक है। F0 है, ठीक है, ये F0 हो रहा है। +1 का मतलब ये बेसिकली प्री इंक्रीमेंट वाले है ना, मैं बताना चाह रहा हूँ प्री इंक्रीमेंट वाला होता है, ये नहीं, ये भी हो रहा है काम, ठीक है। तो F0 है। अरिथमेटिक फंक्शंस ना डिफरेंट तरह काम करते हैं, मैं ये सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल में ना डिफरेंट चीज़ होती है, इसमें डिफरेंट होती है। +1 का मतलब क्या हो रही है, तो F0 के आगे F1 नहीं आना चाहिए अगर हम देखें, है ना। तो ये 4 क्यों इंक्रीमेंट कर रहा है। अब यही चीज़ अगर हम बूल में करने की ट्राई करें तो कोई और चीज़ होगी। बेसिकली वो ये कहना चाह रहा है, सपोज एक पॉइंटर है, ये डब्बे बन गए, ठीक है। ये एक डब्बे का नाम था F0, अगला डब्बा स्टार्ट किधर से हो रहा है, F4 का, क्योंकि 4 बाइट करके हैं, ठीक, 4 बाइट्स इधर है। इंट की डाटा टाइप कितने साइज की होती है, 4 बाइट की होती है, ठीक है। हर डाटा टाइप डिफरेंट बाइट की होगी, बूल 1 बाइट की होती है, ठीक है। तो पहले अगर वो इसको पॉइंट कर रहा था ना पॉइंटर, अगर हमने +1 किया मतलब कह रहा है कि एक एड्रेस ना आगे जाओ, अगले इंटीजर के डब्बे को पॉइंट करो। तो अगले डब्बे को जब पॉइंट करेगा तो उसका एड्रेस हो जाएगा F4, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ हम देखते हैं बूल में, ठीक है। बूल का वेरिएबल बनाते हैं x इक्वल्स टू फॉल्स, बूल का इंटीजर बनाते हैं ptr इक्वल्स टू $x, ठीक है। पहले मैं सी आउट करता हूँ ptr को, ठीक है। अब मैं ptr को इस तरह इंक्रीमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, ये, और सी आउट दोबारा से ptr को करता हूँ। इंटीजर के टाइम पे 4 प्लस हुआ था, अब कितना प्लस होना चाहिए, F0, ये 1 प्लस हो रहा है। F के आगे मैंने ऐसा करते हुए हेक्सा, ये वो पढ़े नहीं ना, आई वैल्यू चेंज हो जाओ प्लीज़, हाँ ठीक है, वो क्योंकि हेक्साडेसिमल में तो इसमें काउंटिंग आती नहीं है, इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ। 3-4 के बाद ये 1 इंक्रीमेंट कर रहा है, क्योंकि बूल की जो डाटा टाइप है ना 1 बाइट की होती है। बूल का जो वेरिएबल का डब्बा है 1 बाइट का होता है। वो कहता है कि पहले इस डब्बे को पॉइंट करो, उससे अगले डब्बे को पॉइंट करो, तो एक एड्रेस आगे जाएगी। डाटा टाइप पे डिपेंड करता है कितना इंक्रीमेंट कर रहा है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि अगले डब्बे को पॉइंट करो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या कर सकते होते हैं, हमारे पास ये है कि डी रेफरेंस का सीन होता है। ये वेरिएबल आ गया, ठीक है, ये पॉइंटर आ गया, ठीक है। इसका 1A एड्रेस था, यहाँ 1A आ गया, ठीक है, और यहाँ 2B रख देते हैं और 6 वैल्यू। पॉइंटर का अपना एड्रेस 2B है, पॉइंटर के अपने की वैल्यू के 1A, तो बेसिकली ये इसको पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हमने ना इंटीजर से, मैं इंटीजर दोबारा से बना देता हूँ, इंटीजर्स में हमारा ना पढ़ना आसान होता है। हाँ, ptr इक्वल्स टू $x, हमने उसको उसके साथ अटैच कर दिया, ठीक है। वो उसको पॉइंट कर रहा है। हमने पॉइंटर के थ्रू इसकी वैल्यू को चेंज करना, 2 तरीके होते हैं, या तो आप x को डायरेक्ट चेंज करो, ठीक है, x के नाम से चेंज करो,
6, ठीक है, या उसके एड्रेस से चेंज करो। अब उसके एड्रेस से हम किस तरह चेंज करेंगे, पॉइंटर के पास तो उसकी वैल्यू पड़ी ही है, हम उसके साथ स्टैरिक लगा देंगे। ये डिक्लेयर के वक्त ये इसकी डाटा टाइप का नाम ये पॉइंटर, ये नाम के साथ पीटीआर नहीं लगा हुआ। बहुत ना लोग ऐसे लिखते हैं, इसको ऐसे करके लिखते हैं, असल में ये ऐसे नहीं है, असल में डाटा टाइप के साथ पीटी इंट पॉइंटर आ रहा है, ठीक है। तो ये नाम अलहदा से हमने डिसाइड किया हुआ है। जब इसके नाम के साथ लगाएंगे ना, उसका क्या मतलब होता है, मैं कहता हूँ यार स्टैरिक करके पीटीआर कर रहा हूँ, इसका मतलब पॉइंटर की जो वैल्यू है ना, पॉइंटर की जो वैल्यू है, ठीक है, जो एड्रेस यहाँ पॉइंटर रिटर्न करा रहा है उस डब्बे की बात कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये वो इस पॉइंटर के डब्बे की बात नहीं है, वो कह रहे हैं ये जो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहे हैं ना, इस डब्बे के साथ, इस डब्बे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है ना उसको सी आउट कराओ। तो जब हम ये करेंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। हम पीटीआर कर रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है, हम पीटीआर के बाद इसके बाद एम्परसेंड लगा रहे हैं तो क्या प्रिंट हो रहा है। ये चीज़ में अगर आपको डिफरेंस पता लग देना, आपके पॉइंटर के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हो जाते हैं। ये बेसिकली ये जो 6-8 आ रहा है, ये आ रहा है पॉइंटर का एड्रेस। ये किससे आ रहा है, जो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, ये बेसिकली जो 6 है ना, ये हमारा इधर आ रहा है, ठीक है। नहीं मैंने उल्टा कर दिया, ये मैंने देखा नहीं, ये आ रही है पॉइंटर की वैल्यू, ठीक है, ये पॉइंटर की वैल्यू आ रही है, ये पॉइंटर का एड्रेस आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखें ये एड्रेस आ रहा है, पॉइंटर की वैल्यू आ रही है, डी रेफरेंस करें, पॉइंटर जिससे पॉइंट कर रहे हैं ना वो वाली वैल्यू हमने निकालनी, वो हमारी 5 आ रही है। तो हम डी रेफरेंस करके ना हम वैल्यू निकाल सकते होते हैं, ठीक है। ये 3 चीज़ें आ जाती हैं, इनको बाद में दोबारा से हम अगली क्लास में दोबारा से भी रिपीट करेंगे। अब दोबारा से ना कांस्टेंट वाली बात पे आ जाते हैं कि उसके इसमें ना सिर्फ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वाला मैंने बताना था कि पॉइंटर को अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे ना वो अगले डब्बे को पॉइंट करेगा, पॉइंटर को हम डिक्रीमेंट करेंगे तो पिछले वाले डब्बे को पॉइंट करेगा, ठीक है। तो अब बात आ जाती है इसके कांस्टेंट इंट पॉइंटर की, ठीक है। एक्स की, एक्स आ जाता है 5, ठीक है। मैं करता हूँ कांस्टेंट, मैंने कहा इसका पॉइंटर भी इसी तरह बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब मुझे ये बात बताएं, हाँ क्या मैं एक सेकेंड, कांस्टेंट नहीं एक्स डालना था डायरेक्ट, ठीक है, ये पॉइंटर नहीं होना था, ये हाँ एम्परसेंड डाल के, हाँ ठीक है। अब मुझे कोई बात बताएं, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ये एरर देना चाहिए, ये कांस्टेंट नहीं है, देखो मैं x इक्वल्स टू 10 करूँगा तब तो एरर दे रहा है, तो क्या ये चलेगा, ये नीचे वाला, यस या नो में बताना है, जल्दी जल्दी बताना है। कुछ लोग 5th सेमेस्टर से भी वो भी बताएं, चलेगा, पक्की बात है, 5वें सेमेस्टर में कह रहा हूँ, 6ठे सेमेस्टर में चलना चाहिए। मैंने बताया कि कांस्टेंट इंट डाटा टाइप है, ठीक है, ये उस वेरिएबल का पॉइंटर है, बट ये पॉइंटर कांस्टेंट नहीं है, ये बात याद रखनी है। पॉइंटर चलेगा, ये लाइन चलेगी। अच्छा सॉरी, तुमने तो सही बताया, मैं क्या, मुझे आज क्या हुआ है चलेगा, ठीक है, मैं भी कहूँ ये तो इस पे तो नहीं गलत हो सकता, हाँ ये चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने पॉइंटर को कांस्टेंट नहीं बनाया, ठीक है। पॉइंटर जिस डब्बे को पॉइंट कर रहे हैं ना, सपोज ये एक्स है, ठीक है, और ये हमारा पीटीआर है, हमारी ये इसकी डाटा टाइप है ठीक है। तो 5 यार पढ़ा के ना कभी बार ये सीन हो जाता है, ठीक है 5 है। अब सीन ये है कि इसको हमने कांस्टेंट बनाया हुआ है, कांस्टेंट इंट का मतलब ये है कि ये जो ये वाला डब्बा है ना, ये हमारा कांस्टेंट है, हम इस डब्बे को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके आगे एक और डब्बा होगा जिसका नाम हमें नहीं पता, ठीक है। वाई हमने पहले पॉइंट किया कि यार 1A को पॉइंट कर रहे हैं, और सॉरी 10 को पॉइंट कर रहे हैं, तो यहाँ आगे होगा 14, सही है। तो पहले इसके अंदर 10 था ना, हम ये इंक्रीमेंट करेंगे ना तो ये इस डब्बे को पॉइंट करने लग देगा जिसका कोई अभी तक नाम डिसाइड नहीं हुआ हुआ, तो हाँ ये इंक्रीमेंट हो सकता है। हमने पॉइंटर को कांस्टेंट नहीं किया अभी, ठीक है। पॉइंटर को कांस्टेंट करने के लिए ना हमें उसके आगे लगाना पड़ता है कॉन्स्ट, जो स्टैटिक के आगे कॉन्स्ट लगेंगे, इसका मतलब हम इस डाटा टाइप को कांस्टेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब ये एरर देगा, अब कहेगा पॉइंटर एक दफ़ा, उसने पॉइंटर के अंदर एक दफ़ा जो एड्रेस चला गया ना, अब वो एड्रेस मतलब
ना आगे जा सकता है पॉइंटर, ना आगे जा सकता है ना पीछे जा सकता है। ठीक है, ये चीज आ गई। क्या मैं ये लिख सकता हूं, चलो ये बात आती है, क्या मैं ये लिख सकता हूं, आगे मैं एंड लाइन पूरी नहीं लिखना वरना एरर या उसका बता देगा। क्या मैं ये लिख सकता हूं, चलो ये बताओ, चैलेंज हो गया अब, क्या ये चीज आ सकती है y+1? क्यों, मैं y की वैल्यू को चेंज कर रहा हूं, नहीं y की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये आ सकती है, सही है, ये देखो ये आ जाती है। तो y की वैल्यू नहीं चेंज कर सकते। अभी ये y की जो वैल्यू है, हम इसको इस तरह लो, तुमने x की वैल्यू थी ना, x की वैल्यू इस तरह चेंज हो रही है, x की वैल्यू तो चेंज नहीं हो रही, ये भी प्रिंट हो रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है। हम x की वैल्यू को जब चेंज करेंगे ना तब एरर देगा। हम कह रहे हैं x की वैल्यू जितनी थी लेकर आओ, ये बेसिकली इस तरह होता है, यहाँ x+1 का मतलब ये r वैल्यू से लेते हैं, बेसिकली रजिस्टर वैल्यू से लेते हैं। जिन्होंने ओएस पढ़ी होगी उनको इसका कॉन्सेप्ट इस पता होगा। x की वैल्यू एक रजिस्टर में रखवाई जाती है, ठीक है, 1 की भी वैल्यू रजिस्टर में रखा जाए, दोनों रजिस्टर को ऐड किया जाता है और फिर वापस जो उसका आंसर होता है यहाँ रिटर्न होता है, ठीक है। तो सी आउट भी नहीं, वैसे भी अगर आप इन्हें कहीं भी स्टोर कराना है, सपोज मैं एक नया पॉइंटर बनाता हूँ, कॉन्स्ट इंट पॉइंटर बनाता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं जी रखता हूँ उसका नाम, उसके अंदर मैं रखता हूँ एम्परसेंट डाल के y+1, आई गेस इस तरह, नहीं इस तरह नहीं होगा, सॉरी y+1, हाँ, ये उससे अगले का एड्रेस स्टोर करेगा उसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर भी y चेंज नहीं हो रहा, जरूरी नहीं आप सी आउट करते वक्त आए, तो आप इस तरह भी कर सकते होते हो, उससे एक आगे एड्रेस का रखवाओ, ठीक है। तो हम उसके अंदर वैल्यूज की चेंज नहीं कर रहे होते। अब मुझे एक बात बताओ, अरे क्या होती है, अरे है, ठीक है, इंट अरे है, हम 10 है, ठीक है, ये मैंने बना दी इक्वल्स टू 0 कर दिया, हमने सी आउट किया अरे को, तो ये क्या प्रिंट हो रहा होगा, एक एड्रेस प्रिंट होगा, ठीक है। अरे बेसिकली एक पॉइंटर है, ठीक है, इस असल में तो एक पॉइंटर होता है। अरे के आगे जितने डब्बे होंगे ना, ये इसको और डिटेल से बाद में भी देखेंगे, अरे बेसिकली इसको पॉइंट कर रहे हैं। अरे को हम डी रेफरेंस करेंगे ना तो क्या शो करेगा, 0 शो कर रहा है, वो बेसिकली जो पहले डब्बे में आई हुई है ना चीज उसको शो कर रहा है, ठीक है। अगर हमने अगले डब्बे को शो करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने इसके अंदर नंबर्स रखवा देता हूं ताकि, ठीक है, ताकि पता लगता रहे, ठीक है। ये देखें पहली दफ़ा डब्बा प्रिंट कर रहा है, ठीक है, 1 को शो कर रहा है। अगर मैं इसके आगे कर दूं +1 एड्रेस आगे जाऊं, ठीक है, तो क्या कर रहा होगा, ये 2 को प्रिंट करेगा, ठीक है। देखो अगला डब्बा 2 है, 3 जाऊंगा किसको प्रिंट करेगा, ठीक है, 3 जाऊंगा ये 4 को प्रिंट कर रहा है, ठीक है, और बाकी में 4 को करना चाहिए। तो लेकिन अगर मैं अरे के साथ ++ इंक्रीमेंट करूं, ये एरर देगा। कुछ समझ लगी? इसमें और इस अरे में क्या फ़र्क है? कोई बता सकता, कोई फ़र्क है हाँ या नहीं में बताना है? मतलब बहुत जगह पे सवाल आता है ना कि यार अरे का है क्या चीज़, अरे पता नहीं होती लोगों को चीज़, ठीक है। अरे बेसिकली कांस्टेंट पॉइंटर होता है, ठीक है, मतलब ये चीज़ होती है उसके अंदर कि अरे को आप हिला नहीं सकते होते, अरे एक ही जगह से पॉइंट कर रहा होता है। देखो अरे को तो हम आगे भी नहीं लेके जा सकते, एक ही जगह पे पॉइंट कर रहे हैं, उससे हम ऑफसेट करते हैं। मतलब ये बेसिकली होता है कि अगर हम ARR5 लिख रहे हैं ना, इसका मतलब यही है डी रेफरेंस करके ARR+5 करो, ठीक है। ये सेम चीज़ है, ये दोनों सेम चीज़ है। इसका मतलब अरे का जो एड्रेस है उससे 5 एड्रेस आगे जाओ और उस चीज़ को पॉइंट करो, उस चीज़ से डाटा फैच करो, उस चीज़ से करो, अरे नहीं आगे मूव कर रही होती। ये चीज़ याद रखनी है। तो हमारे पास ऑप्शंस कितनी आती हैं अगर आप इस चीज़ को जहन में रखें। पहले तो हम 2 चीज़ें लिखते हैं, एक इंट है, एक कॉन्स्ट इंट है, ठीक है। अब इससे हम पॉइंटर्स बनाते हैं। इंट का पॉइंटर क्या होगा, इंट स्टैटिक पॉइंटर, ठीक है। इंट का अगर हमने कांस्टेंट पॉइंटर बनाना है कि हम इंट की वैल्यू चेंज कर पाएं बट पॉइंटर ना हिले, तो क्या होगा, इंट पॉइंटर कांस्टेंट,
ठीक है। अब कांस्टेंट इंट का पॉइंटर बनाना है कि पॉइंटर हिल पाए, लेकिन वेरिएबल नहीं हिलेगा, ठीक है। कांस्टेंट इंट पॉइंटर, ठीक है। ये दो डाटा टाइप्स आ गए। एक सेकेंड। अब हमने कहना है कि कांस्टेंट मतलब वेरिएबल भी ना हिले और उसका वो भी ना हिले, पॉइंटर भी ना हिले, तो क्या होगा, कांस्टेंट इंट पॉइंटर कॉन्स्ट, ठीक है। हमारी जो अरे होती है ना वो बेसिकली इंट पॉइंटर कांस्टेंट, तो ये अरे होती है, ठीक है, कि एक नॉर्मल इंटीजर्स को पॉइंट कर रही है, लेकिन उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती हैं, वेरिएबल्स के डब्बों की वैल्यू चेंज होती है, लेकिन पॉइंटर अपनी वैल्यू नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। अरे ये होती है बेसिकली। कुछ समझ लगी? काफ़ी सारा इधर उधर से था। बाकी अगली क्लास में एक तो प्रैक्टिस मटेरियल भी बहुत ज़्यादा दूंगा, उसमें भी डिटेल शेयर की होगी, और अगली प्रैक्टिस मटेरियल में ये सारी चीज़ें दोबारा से रिवाइज भी करूंगा, ठीक है। आज के लिए फिर इतना ही करते हैं, फिर आगे इन्हीं को इनका पार्ट 2 दोबारा से करेंगे, ठीक है, और चीज़ें इनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।